आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आया आपके लिए कक्षा 9 विज्ञान में पाठ 3 परमाणु एवं अणु पर आधारित कुछ बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर सकते हैं। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे इस वीडियो में सबसे पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसके बाद में परमाणु द्रव्यमान, उसके बाद में आएगा तत्वों के अणु, उसके बाद में आएगा यौगिक के अणु, आयन और आयन के दोनों प्रकार बताएंगे, धनायन और ऋणायन के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में। फिर रासायनिक सूत्र का लिखना, 12 सूत्र लिखना बताएंगे हम आपके लिए कि कैसे 12 सूत्र को बनाते हैं। उसके बाद में सबसे पहले बात बताएंगे आणविक द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान पर आधारित 2 प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे। यानी इतना वीडियो इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार विजिट कर सकते हैं। आपको कक्षा 9th के 10th के मैथ साइंस इंग्लिश मिलेंगे और कक्षा 11 और 12 के मैथ की क्लासेस भी अलग से मिलेंगी आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल लगातार बने रहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में बिल्कुल इसी यूट्यूब पे मिलता रहेगा आपके लिए सारी क्लासेस। और शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। अगर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, बस एक बार प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार विजिट जरूर करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डाल्टन का सिद्धांत देखिए। सबसे पहले है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब परमाणु के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां देख सकते हैं। परमाणु होता क्या है? अति सूक्ष्मतम कण, यानी किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे हम परमाणु कहते हैं, अर्थात अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं डाल्टन के अनुसार। देखिए यहां पर क्या है, डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में अपने परमाणु सिद्धांत को कुछ परिकल्पनाओं के रूप में प्रस्तुत करते हुए इस बात की पुष्टि की कि द्रव्य का छोटे से छोटा कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य जो है वो सबसे छोटे छोटे कणों को क्या कर मिलकर बना होता है, जिसमें उस द्रव्य के समस्त गुण जो है वो विद्यमान रहते हैं। जाहिर सी बात है, उस कण में उस तत्व के छोटा कण है उससे बोला है, तो वो कण जो है उसमें पूरी तरह से विद्यमान होगा, उसके कण के जो है वो उसमें मूल गुण उपस्थित होंगे। ठीक है, उन्होंने इन कणों को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अविभाज्य, ध्यान दीजिएगा, अविभाज्य कण बताते हुए क्या कहा गया, परमाणु यानी एटम की संज्ञा दी गई। यानी डाल्टन ने बताया वह सूक्ष्मतम कण जिसकी सहायता से कोई भी पदार्थ या द्रव्य बना हुआ है, उसके गुणधर्म नहीं भूलते हैं और वही जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको इन्होंने कहा गया परमाणु, यानी कि इंग्लिश में एटम कहा गया है। देखिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे डाल्टन के परमाणुवाद के आधार पर, डाल्टन ने जो परमाणुवाद का सिद्धांत दिया उसके आधार पर परमाणु तत्व का वह छोटे छोटा अविभाज्य कण, याद रखना वह छोटे छोटा है जो जिसे और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसलिए अविभाज्य कण की बात करते हैं, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। याद रखना परमाणु वह है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु याद रखना परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में घूम नहीं सकता है। जैसे ही 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं तो वो बना देते हैं अणु हमारे लिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी परिकल्पना दे रखी है, वो परिकल्पना के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। अब हमारे पास में कि डाल्टन की परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं। तो पहली परिकल्पना क्या है कि तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से बना है। याद रखना जो तत्व है, कोई भी एलिमेंट है, वो सूक्ष्मतम कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु, यानी सबसे छोटा कण परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये परमाणु किसी भी रासायनिक रीति द्वारा विभाजित नहीं किए जा सकते, यानी इन्हें और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं कि द्रव्य का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण कौन सा है, तो याद रखना है हमारे लिए कि परमाणु तत्व का या द्रव्य का अति सूक्ष्मतम कण है जिसे और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये पहली परिकल्पना है। दूसरी परिकल्पना क्या है? एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। यानी एक ही तत्व की बात कर रहे हैं, एक तत्व में जितने भी परमाणु का आकार है उसका आकार भी वही रहेगा, उसका द्रव्यमान भी वही रहेगा, रासायनिक गुणों में एक दूसरे से क्या रहेंगे? समान रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। एक तत्व की बात करें, जिस तत्व में जितने भी परमाणु उसकी बात कर रहे हैं उसकी बात, तथा इनका द्रव्यमान निश्चित होता है। इनका द्रव्यमान क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। जब बात कर रहे हैं एक ही तत्व की, कोई भी एक एलिमेंट है, यानी मान लीजिए हीलियम एक तत्व है या सोडियम एक तत्व है, तो इसमें इसके गुणधर्म क्या होंगे? कहीं से भी प्राप्त हुआ हो हमारे लिए हीलियम या सोडियम,
तो इसके जो परमाणु आकार है, द्रव्यमान है, रासायनिक गुण है, ये निश्चित रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, इसलिए इनका द्रव्यमान भी निश्चित रहता है। एक तत्व की बात आ रही। आगे तीसरे में आते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार में, यानी अलग अलग तत्वों की बात आ जाए तो उनमें परमाणु का आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों के एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न। यानी जो जो हीलियम में गुणधर्म होंगे वो सोडियम के गुणधर्म नहीं होंगे। इन दोनों के गुणधर्म यानी परमाणु का आकार और द्रव्यमान और इनके सब द्रव्यमान संख्या जो है वो एक दूसरे से क्या रहेगी, भिन्न रहेगी। यानी अलग अलग तत्व हैं तो भिन्न रहेगी, अगर एक ही तत्व है तो उनमें समानता रहेगी। तब बढ़ते हैं आगे, देखिए अगली परिकल्पना पे। चौथी है, परमाणु ना तो नष्ट किए जा सकते हैं और ना ही उत्पन्न, अर्थात परमाणु जो है वो अविनाशी हैं। याद रखना कि परमाणु अविभाज्य भी हैं और परमाणु अविनाशी हैं। ना तो इनको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन परमाणु का जो द्रव्यमान आकार वो है वो सब निश्चित रहेगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए रासायनिक परिवर्तनों में परमाणु अपनी निजी सत्ता बनाए रखते हैं। यानी जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नया तत्व बनाते हैं, या एक तत्व बिखर कर अलग अलग तत्वों में बदल जाता है, तो उसके जो परमाणु तो अलग अलग हो जाएंगे, यानी अणु बन जाएंगे अलग अलग तरीके से, लेकिन वो परमाणु, एक परमाणु जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है, वो अपने गुणधर्म को बदलेगा नहीं, उनकी संख्या दोनों तरफ बराबर रहेंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात में, जैसे 1:1 में, 1:2 में, 2:1 में, 2:3 में आदि में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु जो अब अणु कहलाते हैं बनाते हैं। यानी पहले यौगिक बोलते थे लेकिन अब क्या बोलते हैं, अणु। जैसे मान लीजिए H2, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर क्या बने, अणु बना दिया। मान लीजिए HCl, HCl में H का एक परमाणु है, एक Cl का परमाणु, तो 1:1 हो गया। इसी प्रकार हमारे पास में बना लिया CO2, कार्बन के एक, ऑक्सीजन के दो, 1,2 हो गए। जल अगर लिखते हैं हम H2O, तो हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु हो गया। इस हिसाब से हमारा तत्व बन सकते हैं अनुपातों में। ठीक है, इसे हम अणु कहते हैं, पहले यौगिक और अब हम अणु भी कह सकते हैं। सातवां पॉइंट इसका है कि किसी यौगिक के सभी परमाणु समान होते हैं। किसी यौगिक के, यौगिक है कोई भी, उसके सभी परमाणु जो है परस्पर कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। तो ये 7 परिकल्पना थी हमारी डाल्टन के अनुसार। अब बढ़ते हैं, देखो द्रव्यमान संख्या पे। देखिए परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान कैसे देखिए निकालते हैं। तो यहाँ आते हैं परमाणु द्रव्यमान पर, कि किसी तत्व के एक परमाणु में मौजूद कुल द्रव्यमान, यानी कि अगर एक तत्व है उसमें जितना पूरा उस तत्व का जो द्रव्यमान होगा उस द्रव्यमान को कहते हैं। यानी जिस, मान लीजिए हाइड्रोजन है, H2O जल मान लीजिए, या H2 केवल लिख दिया, ये हमारे पास अणु हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। परमाणु भार कितना होता है, लगभग 1। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 1 गुणे 2 गुणे 1 कर दो, तो कितना हो गया हमारे पास में 2। तो ये जो आया है हमारे पास में, तो ये कहलाता है हमारा द्रव्यमान। यानी किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व में उसका कुल द्रव्यमान को क्या करते हैं, हम जोड़ दें। अभी सवाल कराएंगे इसके लास्ट में, तो हम बताएंगे आपके लिए। तो उसका जो है कुल द्रव्यमान कहलाता है, याद रखना। जो मुख्य रूप से उनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, यानी उसके नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है की संख्या का जो योग होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक परमाणु है, कोई भी परमाणु है हमारे पास में, उस परमाणु में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो परमाणु द्रव्यमान हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो परमाणु द्रव्यमान जो है, ध्यान दीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान इन प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो है वो हमारे पास क्या होगा, द्रव्यमान संख्या। याद रखना, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसको भी हम परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं। प्रोटॉनों संख्या इलेक्ट्रॉनों संख्या के बराबर होती है, तो P+N लिख दो या E+N लिख दो, बात एक ही आती है हमारे पास में। आगे आते हैं, इसे आमतौर पर परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी AMU या U या डाल्टन DA से मापा जाता है। याद रखना कि द्रव्यमान संख्या को हम या तो U लिख देंगे केवल, या तो AMU लिख देंगे, या हम DA, डाल्टन ने निकाला तो DA लिख देंगे। इसके द्वारा नापा जाता है परमाणु द्रव्यमान संख्या। यह कार्बन 12, ध्यान दीजिएगा, यह कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के लगभग 1/12 में भाग के क्या होती, बराबर होती है। यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वो कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 में भाग के बराबर होती है। इसका सूत्र क्या होता है बताते हैं हम आपके लिए, देखिए ये इसका फार्मूला है। यानी परमाणु द्रव्यमान को निकालने के लिए ऊपर आएगा हमारे पास तत्वों के एक परमाणु का द्रव्यमान है, तत्वों में एक परमाणु का पूरा द्रव्यमान ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कार्बन 12
के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर। 12वें का मतलब 1/12वें भाग के बराबर द्रव्यमान होता है। तो ये हमारा द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान का सूत्र हो गया। अब बढ़ते देखिए आगे की ओर, जो इस प्रकार है। देखो अब आ रहे हैं तत्वों के अणु, फिर आएगा यौगिक के अणु। तो पहले बात आ रही तत्वों के जो अणु होते हैं, अणु यानी परमाणु से मिलकर बने होते हैं अणु, याद रखना। परमाणु का सूक्ष्मतम कण है, दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। अणु को हम यौगिक भी कह सकते हैं, ठीक है, यौगिक भी बताते हैं, अणु भी। आप पहले देखिए, सबसे पहले तत्वों के अणु। तत्वों के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने, ध्यान देना तत्वों की बात कर रहे हैं, और तत्वों में अणु जो है वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हमारे पास परमाणु है H और बना दिया मैं H2, तो H2 क्या हो गया हमारे पास में, ये अणु हो गया, किसका, तत्व का अणु हो गया, हाइड्रोजन का। इसी प्रकार मान लीजिए नाइट्रोजन बना दिया N2, तो इसमें नाइट्रोजन के दो परमाणु मिल गए, तो ये भी हमारे पास क्या है, तत्वों के अणु, यानी एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उसे हम तत्वों का अणु कहते हैं, याद रखना। तत्वों के अणु में एक ही प्रकार के तत्व मतलब परमाणु होंगे, यानी H2 N2, ठीक है। इसी प्रकार से आप और भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन एक ही तत्व हो। आगे देखिए, एक परमाणु अणु, द्विपरमाणु अणु और बहुपरमाणु अणु होते हैं। जैसे कि हीलियम He एक परमाणु अणु है, नियान Ne एक परमाणु अणु है, ठीक है, आर्गन एक परमाणु अणु है। ये अक्रिय गैसों के अणु जो है एक परमाणु होते हैं, यानी इनमें केवल एक परमाणु ही होता है, तो इसे हम तत्व को एक परमाणु अणु कहते हैं। अब देखिए जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन कैसा गया, H2, कितने परमाणु हो गए इसमें, द्विपरमाणु अणु हो गए यहाँ पर। ऑक्सीजन के कितने हो गए, दो परमाणु अणु हो गए। क्लोरीन के कितने हो गए, Cl होगा, ये Cl2, क्लोरीन के हो गए Cl2। आदि गैसों के अणु कितने हैं, द्वि एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, OO, Cl2 के C के दो, Cl के दो परमाणु हैं, यहाँ पर H के दो परमाणु हैं, तो एक ही समान है इसमें परमाणु, ठीक है, बने होते हैं, जो कि द्विपरमाणु कहलाते हैं। अब आते हैं बहुपरमाणु की बात आती है। देखो फास्फोरस के एक अणु में P4 है, P4 यानी पर फास्फोरस कितने हैं, P4 है, कितने हैं, P4, तो ये चार परमाणु का आ गए इसमें, इसे बहुपरमाणु अणु बोल सकते हैं। सल्फर हो गए S8 आएगा, ठीक है, S8, S ऊपर लिखेंगे इस तरह से 8, S के कितने हो गए, 8 में 8 परमाणु होते हैं, जो कि बहुपरमाणु कहलाते हैं। इस प्रकार तत्वों के अणु जो है वो समपरमाणु कहते हैं। अब समपरमाणु क्या है, तत्वों के अणु जो कहलाते हैं सपरमाणु कहलाते हैं, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिले हुए होते हैं। एक परमाणु अणु, द्विपरमाणु अणु, और तीन भी बोल सकते हैं, चार भी बोल सकते हैं, या बहुपरमाणु अणु बोल सकते हैं। ये दो से अधिक है तो बहुपरमाणु अणु बोलेंगे हम आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें अब आते हैं हमारे पास में यौगिकों के अणु। देखो तत्वों के अणु में क्या आएगा, एक ही प्रकार के परमाणु आए हैं, लेकिन यौगिकों के अणु में क्या आएगा, इसमें दो या दो से अधिक परमाणु अलग अलग प्रकार के आएंगे। देखिए यहाँ पर आते हैं, देखो यौगिक अणु विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात के संयोग करने से बनता है। जैसे देखो कार्बन C का एक परमाणु ऑक्सीजन O के दो परमाणु के संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देखो यहाँ पर बना कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन C अलग एक परमाणु है और ऑक्सीजन के दो परमाणु अलग है, यानी इसमें क्या है, दोनों अलग अलग हैं। पिछले वाले में H2 में क्या थे, दोनों HH थे, इसलिए वो मतलब तत्वों के अणु कहलाए। यहाँ पर यौगिकों के अणु की बात आ रही है, यहाँ पे दो परमाणु मिल गए, कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे बोलेंगे यौगिक का एक अणु परमाणु, यौगिक का एक अणु परमाणु बोलेंगे। इसी प्रकार नाइट्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के तीन परमाणुओं के संयोग करके अमोनिया बनाता है, NH3 होते हैं, तीन यहाँ पे आएंगे, NH3 का एक अणु बनाता है। यानी ये जो है एक यौगिक है जिसे हम एक परमाणु बोल सकते हैं, हम ले लिए। आगे आते हैं हाइड्रोजन के दो परमाणु यानी H2, ठीक, ऑक्सीजन के एक O यानी एक परमाणु O हो गया के संयोग करके जल यौगिक का एक अणु बनाते हैं यानी H2। अब ध्यान दीजिएगा, क्या अगर मान लीजिए हम यहाँ लगा देते हैं H2, तो ये कितने हो गए, H के मतलब H2 जल के कितने अणु हो गए, यहाँ पे दो हो गए यहाँ पर, ठीक, याद रखना। लेकिन यहाँ पर केवल बात कर रहा है H2 होगी, तो ये एक अणु है, एक अणु है किसका, जल का एक अणु है, ठीक है, जल का एक अणु है, या कह सकते हैं जल एक यौगिक है जिसका एक अणु है हमारे पास में, क्या, जल। अमोनिया एक अणु है इसमें, किसका, अमोनिया का एक अणु है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है जो एक यौगिक है। आगे बढ़ते देखिए, सल्फर का एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु के संयोग करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, SO2 का एक अणु बनाता है। इस प्रकार यौगिक के अणु क्या होते हैं, विषम परमाणु होते हैं।
आप ध्यान दीजिएगा, यौगिक अणु क्या आ गए, विषम परमाणु अणु आ गए। क्यों? क्योंकि इसमें दो से अधिक परमाणु मिलकर बने हुए हैं। और जो तत्वों का अणु है वो क्या है, एक परमाणु का अणु है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। इतना याद रखना हमारे लिए कि तत्वों के अणु में एक परमाणु अणु कहलाते हैं, यौगिक के अणु में क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा है विषम परमाणु अणु, यानी इसमें जो है दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर बने हुए होते हैं। अब बढ़ते हैं, देखिए आगे की ओर। अब यहाँ आते हैं कि आयन क्या होता है। एक होता है धनात्मक आयन और एक होता है ऋणात्मक आयन। ये कहाँ से आते हैं, ये पूरी डिटेल में पढ़ते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले प्रत्येक यौगिक दो या दो से अधिक अवयवों के संयोग से बनता है। इनमें से कुछ यौगिक जल में घोलने पर अपने अवयवी मतलब अवयवों में विभाजित हो जाते हैं। इन अवयवों पर स्वतंत्र धनावेश या ऋणावेश होता है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास NaOH कर दो, NaOH, या हम कह सकते हैं HCl, वो क्या नाम है, HCl, ये ले लीजिए। चलो अब देखिए, इन्हें जलीय विलयन में घोला जाता है तो क्या बनेगा, Na प्लस अलग हो जाएगा, Na सोडियम प्लस अलग हो गया, प्लस OH निगेटिव आयन अलग चला गया। आगे आते हैं HCl में, देखिए H प्लस का आयन अलग हो गया, Cl निगेटिव का आयन अलग हो गया। यानी अगर हम किसी यौगिक को जल में घोलते हैं या विलय करते हैं तो वो अपने धनायन और ऋणायनों में अलग अलग विभक्त हो जाता है। तो ये धनायन हो गए हमारे पास में, ये दोनों क्या हो गए, ऋणायन हो गए। तो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, धनायन और ऋणायन में। इसी प्रकार जल भी होता है, देखो ध्यान से, ये जल है H2O है, अगर हम इसे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, H प्लस अलग आएगा और OH निगेटिव हमारा अलग आएगा। तो ये जलीय विलयन में दो प्रकार के यानी धनायन और ऋणायनों में विभक्त हो जाते हैं। आप देखिए, इसको आगे समझाते हैं। यहां पर देखिए, जलीय विलयन में विद्यमान प्रत्येक आवेशित अवयव आयन या मूलक, इससे आयन भी कहते हैं, मूलक भी कहते हैं, अंग्रेजी में रेडिकल कहलाते हैं। अर्थात यौगिकों के जलीय विलयन में विद्यमान एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के समूह को जिस पर कम से कम एक स्वतंत्र धनावेश या धनायन हो, आयन कहलाता है, या एक ऋणायन हो तो वो आयन कहलाता है। एक धनायन हो या एक ऋणायन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ये याद रखना कि जलीय विलयन में धनायन होगा या ऋणायन होगा। अब इसको और आगे बताते हैं, देखिए कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आयनों के प्रकार, आयनों के प्रकार है दो प्रकार के, धनायन और ऋणायन। देखिए, लवण किससे मिलकर बना है, अम्ल और जल के यानी क्षार के। अम्ल और क्षार के संयोग से बनता है कौन, लवण, और निकलता है हमारा जल। ठीक, किसी लवण का वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, जो अम्ल से प्राप्त होगा जो भाग, उसे हम अम्लीय आयन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो अम्ल से प्राप्त होगा उसे हम अम्लीय आयन या मूलक कहते हैं, कहलाता है। तथा जो भाग किससे, क्षार से प्राप्त होता है, वह क्षारीय आयन या क्षारीय मूलक कहलाता है। याद रखना, जो अम्ल से प्राप्त हुआ है उसे अम्लीय मूलक कहेंगे, जो क्षार से प्राप्त हुआ है उसे हम क्षारीय मूलक कहलाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, NaCl लवण, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से बनता है। ध्यान दीजिएगा, अब ये चीजें जो हैं हम बनाते हैं इसको पूरी तरह से, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला एग्जांपल बताते हैं पूरा। हमारे पास में कह रहा है आयनों प्रकार। सबसे पहले हमारे पास में एक अम्ल है HCl और एक क्षार है हमारे पास में NaOH। ठीक, ये है, एक अम्ल है हमारे पास में HCl, एक क्षार है हमारे पास में NaOH। जब ये अभिक्रिया करेंगे तो हमारे पास लवण प्राप्त होगा। क्या, हमारे पास सबसे पहले होगा NaCl, NaCl ये है लवण हमारे पास, और निकलेगा जल H2। ध्यान दीजिएगा, ये अम्ल है क्योंकि इसमें H प्लस आयन है, और ये हमारे पास क्षार है, और NaCl ये प्राप्त हुआ हमारे लवण, और H2O ये है हमारे पास जल। अब याद रखना, अम्ल और लवण की यानी अम्ल और क्षार, सॉरी, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद में लवण और जल प्राप्त होता है। ये पहला काम हो गया हमारे पास। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने निकाला HCl। HCl का जलीय विलयन में क्या होगा, H प्लस आयन अलग हो जाएगा और प्लस Cl निगेटिव आयन हमारा अलग हो जाएगा। अब आगे आते हैं NaOH। NaOH में क्या होगा, Na प्लस आयन अलग हो गया और OH निगेटिव आयन हमारे पास अलग हो गया। ये हमारा काम हो गया। अब हम इसे पूरी डिटेल से पढ़ते हैं, देखिए आपको क्लियर होगा, अच्छा लगेगा।
सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड कहाँ गया, सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉरी सोडियम NaCl, NaCl, अच्छा सोडियम क्लोराइड तो NaCl होता है, ठीक है NaCl, ये है लवण, हाँ सॉरी सॉरी, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। सोडियम आयन Na प्लस क्षार किससे मिला हुआ है, NaOH। देखो NaOH से क्या मिला है हमारे लिए, N मिला हुआ है, तो NaOH क्या है, NaOH जो है वो है क्षार, और क्षार से क्या मिला हमारे लिए, प्लस आयन यानी Na प्लस हो गया, से प्राप्त होता है, इसे हम क्षारीय आयन कहते हैं। क्यों क्षारीय आयन कहा है, क्योंकि क्षार से प्राप्त हुआ है Na प्लस, तो Na प्लस जो है यानी ये जो Na प्लस है ये किससे प्राप्त हुआ है, क्षार से, इसलिए हम इसे क्षारीय आयन कहेंगे। क्लियर हो गया भाई, क्षार से प्राप्त हुआ NaOH क्षार है, और क्षार से प्राप्त हुआ Na प्लस, तो इसलिए जो Na प्लस आयन है ये क्षारीय आयन कहलाएगा, क्योंकि ये क्षार से प्राप्त हुआ है। अगला देखिए क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन ये है हमारे पास अम्ल यानी कि HCl, HCl हुआ यानी Cl निगेटिव आयन, किससे प्राप्त हुआ है, अम्ल HCl से प्राप्त हुआ है। तो जो HCl आया ये निगेटिव आयन आया है, ये किससे प्राप्त हुआ, ये अम्ल से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे हम अम्लीय आयन कहते हैं। याद रखना कि जो NaOH से प्राप्त हुआ, NaOH क्या है, एक क्षार है, तो Na जो आया है Na प्लस वो क्षारीय आयन है। इसी प्रकार जो है Cl जो आया है वो किससे आया, अम्ल से आया, HCl से आया। Cl निगेटिव आयन जो है वो एक अम्लीय विलयन है, अम्लीय आयन है, ये याद रखना है। अम्लीय आयन ऋण आवेशित होता है, अम्लीय आयन जो है वो क्या है, ऋण आवेशित है, और क्षारीय आयन क्या है हमारे पास, धन आवेशित है, जबकि क्षारीय आयन जो है वो धन आवेशित है। अब याद रखना अम्ल से आया है हमारे पास में, देखिए फिर से बता रहे हैं हम आपके लिए, अम्ल है, अम्ल से आया है निगेटिव आयन, तो ये जो Cl निगेटिव आया है ये हमारा अम्लीय आयन है, और क्षार NaOH से तो Na प्लस में आया है, तो क्षारीय आयन काय का होगा, प्लस का, तो अम्लीय आयन काय का होगा, ऋणात्मक, और क्षारीय आयन क्या होगा, धनात्मक। तो धनायन जो प्राप्त हुआ है वो हमसे प्राप्त हुआ है क्षारीय विलयन से, और Cl निगेटिव प्राप्त हुआ ये हमारे लिए आया अम्लीय विलयन से। इतना हमें याद रखना है अगर बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं तो। अब बढ़ते देखिए आगे की ओर। अब यहाँ कह रहा है रासायनिक सूत्र लिखना है। अब रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए इनकी संयोजकताएं, और संयोजकता पता होने के बाद में क्या होता है फिर हम इसको सूत्र बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास में है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। अब हमें पता होना चाहिए H का यानी हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, और Cl यानी क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है। तो सबसे पहले लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा प्रतीक, ये है प्रतीक यानी हाइड्रोजन H, और ये है Cl हमारा। इसके बाद आती है इसकी संयोजकता, संयोजकता हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1 प्लस में, और क्लोरीन की होती है 1 माइनस में। क्लियर हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसका बनाते हैं सूत्र। जो इसकी संयोजकता होती है हाइड्रोजन की, ये संयोजकता जाती है Cl पर यानी यहाँ, और जो क्लोरीन की संयोजकता होती है वो जाती है इधर हाइड्रोजन पर। ध्यान दीजिएगा, प्लस वाला आयन मोस्टली पहले लिखते हैं और ऋणात्मक आयन बाद में लिखते हैं, फिर इसकी लिखते हैं संयोजकता। अब संयोजकता क्या होती है, जो पहले वाली संयोजकता प्लस वाली संयोजकता है यानी कि धनात्मक आयन की संयोजकता है वो ऋणात्मक आयन में जाती है, और ऋणात्मक आयन की संयोजकता जो है वो धनात्मक में जाती है। तो यहाँ जो सूत्र बनेगा वो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, H1 और इधर Cl1। 1 1 लिखते नहीं है इसलिए इसका सूत्र हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या कह सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हमारा सूत्र एक आ गया HCl। एक एक कहीं पर लिखा हो तो एक को हम लिखते नहीं है, इसलिए हम काट देते हैं। और याद रखना अगर दोनों में बराबर बराबर आ जाए तो वो भी नहीं लिखते हैं, कट जाती है। कोई मासा आता है वो भी कट जाती है। सारे सूत्र हम आपको बताते देखिए। अगला देखिए, यहाँ पर है हमारे पास जल का सूत्र। जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। अब यहाँ लिखेंगे, धनायन होता है H और Cl होता है निगेटिव, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है प्रतीक, प्रतीक में यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर आएगी यहाँ पर संयोजकता। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है 1, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है 2। इसकी प्लस में होती है, इसकी माइनस में होती है। अब लिखना है यहाँ पर सूत्र, देखिए इसकी संयोजकता को लिखते हैं इसके नीचे, और इसकी संयोजकता को लिखते हैं इसके नीचे। तो यहाँ पर क्या आएगा H पर कितनी लगेगी, यहाँ पर 2, और ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी जाएगी 1। 1 लिखते नहीं, अभी हमने बताया था, तो इसलिए सूत्र बन गया H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है हमारा जल। आप बढ़ते देखिए आगे की ओर। यह है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S, H2S। अब यहाँ देखिए प्रतीक हाइड्रोजन का और यहाँ सल्फर का, संयोजकता
संयोजकता। हाइड्रोजन की संयोजकता 1, सल्फर की संयोजकता कितनी 2। ये आएगा हमारा इधर, यानी इस तरह कर सकते हैं, इसकी टोपी इसके सर और इसकी टोपी इसके सर, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन का ये सूत्र बनेगा हमारे पास, देखिए हाइड्रोजन का पास आएगा सल्फर की वैलेंसी यानी संयोजकता, तो H2, और यहाँ S पर 1 लिखते नहीं इसलिए आ गया H2S। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा हो। 12 है ये सूत्र हमारे, अभी तो 3 हुए हैं, अभी और हम आपको 9 कराएंगे, उसके बाद में आणविक संरचना भी वो बताएंगे हम आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत कमी है तो उस कमी को भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उसे दूर कर सके धीरे धीरे। बढ़ते हैं देखिए अगले सूत्र की ओर। यहाँ पर हमारा अमोनिया का सूत्र। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। NH3 ये है अमोनिया का सूत्र। देखिए अब यहाँ सबसे पहले प्रतीक की बात आती है, तो प्रतीक में है 2, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। संयोजकता, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है 3, और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है 1। तो इसकी टोपी यहाँ, इसकी टोपी इधर, तो यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा देखिए ध्यान से। यहाँ N पर 1 आएगा तो 1 लिखते नहीं, तो N आ गया। H पर कितने आएंगे 3, तो NH3। ये हमारे पास अमोनिया का सूत्र आ गया NH3। अब बढ़ते हैं देखिए आगे की ओर। आगे हमारे पास मेथेन। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। ये हमारा मेथेन का सूत्र है CH4। सबसे पहले प्रतीक कार्बन C और हाइड्रोजन H। इसके बाद में आएगी इसकी संयोजकता। संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है 1। इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, तो यहाँ लिखेंगे। देखिए सूत्र तैयार हो गया हमारा। क्या C1 लिखते नहीं तो CH लिख देंगे, H4 हो गया यहाँ पर, मेथेन का हो गया सूत्र CH4। अब बढ़ते देखिए आगे की ओर। यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र सब जानते हैं CO2। ये होता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आएगा प्रतीक। कौन कौन से हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। फिर यहाँ आएगी संयोजकता। कार्बन की संयोजकता होती है 4, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है 2। अब देखो 2 के पाड़े दोनों कट रहे हैं, तो अगर हम काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे संशोधन आएंगे 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना बचेगा 1। तो इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर। जब मासा आता है तो उसे हम काट भी देते हैं अलग से। तो क्या बनेगा सूत्र जरा देखिए हमारे पास। C1 लिखते नहीं है, O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे क्या आता है हमारे पास देखिए, C आता 2 और ऑक्सीजन कितने आते 4। तो ये सूत्र में मासा है तो 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। याद रखना, अगर कहीं पर मासा आ रहा है कोई भी चीज का, तो उसे हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और जो बचता है उसी को लगा देते हैं C1। लिखना नहीं, लिखते नहीं है। O2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हो गया। अब देखिए आगे की ओर। यहाँ पर है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2। ये हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। सबसे पहले आते हैं प्रतीक पर, Mg यानी मैग्नीशियम, और फिर क्लोरीन। संयोजकता पर आते हैं, संयोजकता, मैग्नीशियम की 2 और क्लोरीन की 1। एक यहाँ, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, तो यहाँ लगाएंगे देखिए सूत्र। मैग्नीशियम पे 1 लिखते नहीं तो Mg, और ये 2 यहाँ पर आएगा MgCl2। ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। अब आगे बढ़ते हैं देखिए अगले की। अब यहाँ पर आ गया सोडियम क्लोराइड का सूत्र। सोडियम यानी कि Na, क्लोरीन, क्लोराइड मतलब Cl। तो ये हो गया हमारे पास देखिए प्रतीक Na और Cl। संयोजकता, संयोजकता, सोडियम 1, क्लोरीन 1। सोडियम की प्लस में होती है, इसकी माइनस में होती है। अब यहाँ सूत्र, 1 से यहाँ 1, यहाँ 1 लिखते नहीं है, 1 1 लिखेंगे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड का सूत्र तैयार हो गया। Na1 और Cl1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं देखिए। आगे सूत्र हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। यह है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे प्रतीक, पहले कैल्शियम और फिर ऑक्सीजन। संयोजकता, संयोजकता,
कैल्शियम की होती है 2 प्लस में, ऑक्सीजन की होती है 2 माइनस में, या माइनस लिख सकते हो, इस तरह से प्लस भी लगा सकते हो। 2 से 2 काट देंगे तो कितना बचेगा, एक एक बचेगा, एक एक लिखते नहीं है, तो सूत्र हमारे पास तैयार हो गया CaO, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा सूत्र हो गया। अब बढ़ते हैं देखिए आगे की ओर। अगला है हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3। ये हमारे पास है एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। तो यहाँ प्रतीक प्रतीक में है सबसे पहले एल्युमिनियम, और फिर है हमारे पास ऑक्सीजन। यहाँ पर आएगी संयोजकता। संयोजकता में एल्युमिनियम की संयोजकता होती है +3 और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है हमारे पास में -2। अब ये यहाँ आएगा 2 और ये यहाँ आएगा, देखो इसकी टोपी इसके साथ इसे लिखेंगे, इस तरह से सूत्र तैयार होगा हमारे पास में Al2, ये 2 आ गया, और O यहाँ पर आएगा 3। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया Al2O3। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बस विनम्र निवेदन है कि एक बार प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार, चाहे गणित का, विज्ञान का, अंग्रेजी का कोई भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार स्पीड को तेज कर स्लो करके, जैसी मर्जी हो। तो बढ़ते हैं देखिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर, अगले सूत्र की ओर। यहाँ लिखा है 11वां अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस इंटू CO3। चलिए प्रतीक क्या है देखिए ध्यान से, प्रतीक है अमोनियम NH4 और कार्बोनेट CO3। अब इनकी संयोजकता है, संयोजकता अमोनियम की संयोजकता है हमारे पास में 1 प्लस में, और कार्बोनेट की है हमारे पास 2 माइनस में। इसकी टोपी इसके सर, यानी ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। अब देखिए यहाँ पर N और S 2 है कार्बन, तो इसमें होल ट्वाइस लगेगा, तो इसकी लिखेंगे सूत्र कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम NH4 का होल ट्वाइस और इनटू में हमारे पास में है CO3। एक है, एक लिखते नहीं है, तो ये हमारा हो गया अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र। देखिए अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर है हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। देखिए सबसे पहले प्रतीक लेंगे हम एल्युमिनियम Al और सल्फेट में SO4। अब यहां संयोजकता होगी इसकी, देखिए एल्युमिनियम की संयोजकता होती है 3 प्लस में, सल्फेट में होती है -2, यानी 2 माइनस के। इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर। तो यहां हमारा सूत्र तैयार हो गया Al2 और SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा, इनटू में SO4 का होल थ्राइस। ये हमारा सूत्र तैयार हो गया एल्युमिनियम सल्फेट का। ये तो हमारे सूत्र तैयार हो गए, सारे लिख दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आणविक पे, देखिए आणविक द्रव्यमान पर। तो यहाँ लिखेंगे आणविक द्रव्यमान पूछ ले या इकाई द्रव्यमान पूछ ले, तो दोनों चीजें एक ही तरह से हैं। देखिए किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, यानी कोई पदार्थ है उसका आणविक द्रव्यमान उनके सभी संगठन परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। अर्थात जितने परमाणु हैं जिसमें के भी किसी भी यौगिक में, उस तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग, यानी परमाणु है उसके द्रव्यमान होंगे, उन सभी द्रव्यमानों का योग कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। तो याद रखना आणविक द्रव्यमान जो होता है, जो तत्व होता है या यौगिक होता है, उसमें सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई यू होती है। तो वही बताते थे हम आपके लिए। आणविक द्रव्यमान की इकाई क्या है, देखिए आणविक द्रव्यमान की इकाई को परमाणविक पैमाने पर परमाणु द्रव्यमान की इकाई को U से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, U से व्यक्त करते हैं। कभी कहीं आपके लिए AMU लिखा हुआ मिले, या डाल्टन ने दिया है तो DA लिखा हुआ मिले, या केवल U लिखा हुआ मिले, तो बात एक ही है। तो याद रखना आणविक द्रव्यमान की इकाई क्या है, U से, इसे हम नोट करते हैं। अब बढ़ते हैं कुछ सवाल की ओर। हमने 2 उदाहरण लिए हैं, तो 2 उदाहरण कराते हैं आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, बस एक बार प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार विजिट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं देखिए उदाहरण की ओर। तो ये हमारे उदाहरण हैं। देखिए उदाहरण 2 कराते हैं हम आपके लिए। इसमें पहला उदाहरण है
कि जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकल्पना कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसके परमाणु द्रव्यमान लिखने हैं। तो सबसे पहले आ रहा है, देखो H है, तो हाइड्रोजन यानी H का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। फिर आते हैं ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? इसका 16 परमाणु द्रव्यमान होता है। और इसका मात्रा क्या है? U, तो U लिखेंगे। अब हम लिखते हैं जल यानी H2O का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। देखिए सभी का योग करना है हमारे। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 2। तो H का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1, और 1 की गुणा किससे हो रही है? जरा देखो, 2 से 2 हो गया, हाइड्रोजन के 2 हो गए। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं? 16 है, तो 16 लिख दीजिए यहाँ पर और जोड़ते हैं। देखो 2 एकम 2 और प्लस 16, और ये हो गए 16 और 2 कितने हो गए? 18। और इसका मात्रा कितना लिखेंगे? इकाई यानी कि U। ये हमारा पहला सवाल का आंसर आ गया। अब दूसरा सवाल कराते हैं, देखिए आपके लिए, और ये कराते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपके लिए तो आप लाइक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर एक बार विजिट कीजिएगा, आपको सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। तो यहाँ बढ़ते हैं, देखिए सवाल पर। तो लिखा हुआ है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का आणविक द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। तो सबसे पहले हमें लिखना है सबके परमाणु द्रव्यमान। तो पहले हाइड्रोजन यानी H का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका? 1 U। आगे N यानी नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 U। फिर है हमारे पास O यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 U। अब इसका सूत्र लिखते हैं पूरा, देखिए HNO3 का आणविक द्रव्यमान, का आणविक द्रव्यमान। चलिए लगाते हैं एक एक करके। सबसे पहले H अकेला ही है, तो H एक का मतलब H का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान ये है 1। N का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 4, 14, ये भी जोड़ दीजिए प्लस। लेकिन O कितने हैं? 3, तो O का कितना है? 16, 16 की गुणा कर दीजिए 3 से। यहाँ पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, 14 और ये कितने हो गए? 15 प्लस 16 तिया कितने हो गए? 48। अब जोड़ते हैं, देखो इनके लिए 8 और 5 13, हासिल आया 1, 4 और 1 5 और 1 कितने हो गए? 6, और U ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आपने लाइक कर दिया होगा। नहीं किया है तो आप लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा लगा हो या आपके थोड़ी कमी दिखी हो तो उस कमी को भी ले सकते हैं, ताकि हम उसे सुधार कर सकें। प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। केवल आप विजिट कर लीजिएगा, देखना आपकी मर्जी है, जब चाहे आप देख सकते हैं। इसी साथ आपका वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।